friends, welcome back to my YouTube channel Biology Special Classes, and this is Nehal Zungari. Today's our topic is Kepler's law, okay, which is included into the first chapter of Science Part 1 of 10th standard. Okay, so we are discussing about the Kepler's law. Kepler's लॉ, आज हम केपलर लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में दिया हुआ सब पॉइंट है. केपलर लॉ के बारे में जब हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले केपलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें लॉस दिए हैं, उस लॉस के बारे में हमें पढ़ना है. ओके, planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. ओके, सबसे पहला वाला जो इसमें पॉइंट दिया गया है केपलर लॉ में, वो हमें क्या बताया है कि केपलर ने जो हमें लॉ बताए हैं, वो किस बारे में हमें बताए हैं, तो वो हमें बताए हैं प्लैनेटरी मोशन. ओके, मींस प्लैनेट किस तरह से मूव होते हैं, इसके बारे में हमें केपलर ने बताया है. ओके, हाउ प्लैनेट्स आर मूव, ओके, अराउंड द सन. सन के भीतर ये जो प्लैनेट है वो कैसे चक्कर लगाते हैं, इस बारे में, उसके मोशन के बारे में, प्लैनेट का मोशन कैसे होता है, प्लैनेट कैसे मूव होते हैं, इसके बारे में हमें इस केपलर लॉ में बताया गया है. Planetary motion had been observed by astronomers since ancient time. Okay, बहुत पुराने काल से हम देखते आ रहे हैं कि जो astronomers है, astronomers means the scientists who study on the stars and planet and other natural object. Okay, जो स्टार है, प्लैनेट है, उसके बारे में जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. ओके, प्लैनेट किस तरह से मूव होते हैं. ओके, ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट किस तरह से मूव होते हैं, इसके बारे में बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स जो है, बहुत से साइंटिस्ट जो है, इन्होंने स्टडी किया है और ये स्टडी चालू ही था. तो क्या हुआ, by the 16th century lots of data were available about the planetary motion. अब जब 16th century चल रहा था, उस टाइम हमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में जो डाटा है, वो बहुत सारा डाटा हमें अवेलेबल हो गया. ओके, मतलब हमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई. अब जॉन केपलर स्टडीड दिस डाटा. अब जो भी डाटा हमें मिल गया था, उस डाटा जो है, वो जो इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में ये जो केपलर नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने स्टडी किया. जो भी डाटा अवेलेबल था, उस डाटा के ऊपर उन्होंने स्टडी किया. उसके बाद में he noticed that the motion of planets follows a certain laws. अब ये सब इंफॉर्मेशन उन्होंने स्टडी की, वो जो डाटा था, वो सब डाटा उन्होंने पढ़ लिया, और उसके बाद में हमें he noticed that the motion of planets follows a certain law. Means ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट कुछ certain laws जो है वो फॉलो करते हैं. ओके, तो कौन से लॉज है जिसको फॉलो करते हैं प्लैनेट, तो उन्होंने हमें 3 लॉज हमें बताए हैं. ओके, तो सबसे पहला वाला जो लॉ है, उसे हम केपलर्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, या लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं. ओके, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है, उसके अंदर आपको लॉ ऑफ ऑर्बिट नहीं दिया है, बट उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं. उसके बाद में जो सेकंड वाला लॉ है, उसको हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, और थर्ड वाला जो लॉ है, केपलर्स थर्ड लॉ, ये जो है, इसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं. तो इस प्रकार से हमें 3 लॉज जो है, वो केपलर जी ने बताए हैं. ओके, और केपलर ने जो लॉ बताए हैं, वो किसके बारे में है, कि प्लैनेट कैसे मूव होते हैं. ओके, ये जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, आपको पता है कौन कौन से प्लैनेट है, जैसे कि मार्स, जुपिटर, अर्थ, राइट, नेपच्यून, यूरेनस. ओके, ये सब जो प्लैनेट है, जो सूर्य को चक्कर लगाते हैं, सन के भीतर घूमते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं. ये प्लैनेट किस तरह से मूव होते हैं, इसके बारे में हमें केपलर ने बताया है. फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज द केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट, second law is the law of area, and third law is the law of periods. Okay, these are 3 laws given by the John Kepler. Okay, सबसे पहला वाला जो लॉ है, वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट. तो इसके बारे में हमें केपलर ने क्या बताया है, अभी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट मींस
ऑर्बिट में ही रहता है, वो अपने अपने घरों में ही रहते हैं। मीन्स एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में नहीं जाएगा। ओके, सो फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के बारे में हमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से प्लैनेट सूर्य को चक्कर लगाते हैं। ओके, सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। तो उनका स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ का? सो फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। अब ऑर्बिट हम किसे कहते हैं? जिस कक्षा में ये प्लैनेट घूम रहा है, सन को चक्कर मार रहा है, उस कक्षा को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ओके, सो उन्होंने ऑर्बिट के बारे में हमें इसके अंदर बताया है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, वो जो ऑर्बिट है उसका शेप हमें उन्होंने बताया है। ओके, ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट है और ये प्लैनेट सूर्य को चक्कर लगा रहा है, सूर्य को रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, सन के भीतर वो घूम रहा है, तो इसका शेप हमें उन्होंने बताया है कि ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का शेप कैसा है। अब शेप के बारे में जब हमें उन्होंने बताया है, तो देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। अब इलिप्टिकल शेप हम किसे कहते हैं? इलिप्स हम किसे कहते हैं? अगर आप सिंपली देखो तो मैं यहाँ पे दो डायग्राम निकालती हूँ। एक जो है ये हो गया सर्कल, राइट, ये क्या हो गया है? सर्कल। और अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। ओके, इट इज द सर्कल एंड इट इज द इलिप्स। ओके, तो ये जो ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट में ये प्लैनेट घूम रहे हैं, ओके, उस ऑर्बिट का शेप कैसा है? इलिप्टिकल शेप है। मींस अगर आप पानी का जो टैंकर रहता है वो पीछे से अगर देखते हो तो इस प्रकार का शेप हमें दिखता है, दैट इज द इलिप्टिकल शेप। ओके, सो ऑर्बिट जो है, जो ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा है, समझ लो यहाँ पे सन है और सन, यहाँ मैंने डायग्राम दिखाई है, सन के बाहर जो प्लैनेट घूम रहा है वो ऑर्बिट में ही घूमता है। वो ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल शेप होता है। मींस इस प्रकार से उसका शेप होता है। इट्स अ सर्कुलर, बट ऑर्बिट इज नॉट इन सर्कुलर शेप, इट्स इन अ इलिप्टिकल शेप। ओके, इलिप्टिकल इलिप्स में वो घूमता है। तो हमें शेप के बारे में बताया है। मींस जो ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहे हैं, सूर्य के भीतर जो घूम रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, तो वो जो ऑर्बिट का शेप है, वो ऑर्बिट का शेप कैसा है? इलिप्टिकल है। यही हमें फर्स्ट लॉ में बताया गया है। जो केपलर का फर्स्ट लॉ है, वो केपलर के फर्स्ट लॉ में हमें शेप ऑफ द ऑर्बिट बताया गया है। और वो शेप कैसा है? इलिप्टिकल शेप है। तो इस प्रकार से इलिप्टिकल शेप होता है। ये तो सर्कुलर हुआ, बट दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड इन द सर्कुलर शेप, दे रिवॉल्व अराउंड इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, वो जो ऑर्बिट का शेप है वो कैसे होता है? इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से नहीं। यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है कि ये जो शेप है ये कैसा है? इलिप्टिकल है। ओके, देन फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। अब यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि शेप कैसा है? इलिप्टिकल है। आपको सर्कुलर दिख रहा है क्या? ये अगर होता तो ये सर्कुलर हुआ, बट इट इज द इलिप्टिकल शेप। ओके, सो इट रिवॉल्व अराउंड इन द इलिप्टिकल शेप। ओके, द पोजीशन ऑफ सन इज इंडिकेटेड बाय द एस। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, ओके, तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो सन है वो सन किसी एक फोकस पे रहता है। ये स्टेटमेंट हमारा आधा ही हुआ था। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। मीन्स ये जो ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा है, उस ऑर्बिट का शेप कैसा है? इलिप्स है। ओके, विद द सन, मीन्स सन के बाहर जो घूम रहा है प्लैनेट, वो किस तरह से घूम रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है एट वन ऑफ द फोकाई। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आप सर्कुलर शेप निकालते हो तो इसको एक ही सेंटर रहता है बीच में, राइट? और अगर आप इलिप्स निकालते हो तो इलिप्स को दो पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिए जाते हैं, दो पॉइंट यहाँ पर रहते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? फोकाई। अगर सिंगुलर फॉर्म में बोला जाए, मतलब एक वचन में बोला जाए, तो इसको बोलेंगे हम फोकस। बट इफ यू कंसिडर द बोथ फोकस, देन it is called as the
फोकाई. ओके, सो दीज आर द फोकाई. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकाई कहते हैं. ये इलिप्स है, इसलिए इलिप्स को दो फोकाई रहते हैं. ओके, और सन कहाँ रहता है? तो सन की पोजीशन हमें बताई गई है. तो सन जो रहता है वो रहता है एट वन ऑफ द फोकाई. मीन्स दो में से किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट रहता है. मीन्स समझ लो, अगर यहाँ पे सन है तो इसके भीतर, इसके रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. ओके, ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट ये सन के भीतर घूमते रहता है. ओके, मीन्स सन की पोजीशन हमें बताई है. फर्स्ट लॉ में हमें क्या बताया कि सन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है और ऑर्बिट का शेप कैसे होता है. बस यही दो बातें हमें केपलर ने फर्स्ट लॉ में बताई है. शेप कैसे रहता है? इलिप्टिकल शेप रहता है इस प्रकार से. और सन की पोजीशन, सन कहाँ होता है? एट वन ऑफ द फोकाई. मीन्स ये जो दो फोकाई है, दो जो फोकस है, उसमें से कोई भी एक फोकस पर सन प्रेजेंट रहेगा और उसके भीतर उसको चक्कर कौन मारेगा? प्लैनेट मारेगा. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट लॉ. अब ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दी है. तो यहाँ पे मैंने जो सन है, ये सन की पोजीशन यहाँ पे दिखाई है. जो एस से डिनोट की गई है वो है सन, और ये जो ब्लैक डॉट में दिख रहा है ये है प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन. जो कि क्या हो रहा है? सन के भीतर वो घूम रहा है. ओके, देन नेक्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज लॉ ऑफ एरिया. अब ये नाम से हमें पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड विद द एरिया. इसके अंदर हमें एरिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेप्ट है. फर्स्ट लॉ तो आपको समझ आ गया. ओके, कि फर्स्ट लॉ में आपको क्या बताया है कि शेप ऑफ द ऑर्बिट विच इज द इलिप्टिकल शेप. मीन्स ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का शेप आपको बताया है जो कि कैसा है? इलिप्टिकल है. और दूसरी बात हमें बताई है कि सन की पोजीशन कहाँ पे है? तो सन इज प्रेजेंट एट द वन ऑफ द फोकाई. मीन्स ये जो दो पॉइंट रहते हैं, इलिप्स को दो पॉइंट रहते हैं, सर्कल को एक ही सेंटर रहेगा, बट इलिप्स हैज अ टू पॉइंट. तो वो टू पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर सन रहेगा और सन के भीतर कौन चक्कर मार रहा है? प्लैनेट चक्कर मार रहा है. और वो जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में वो चक्कर मार रहा है, उस ऑर्बिट का शेप कैसा है? इलिप्टिकल शेप है. ओके, दैट इज द फर्स्ट लॉ. अब सेकंड लॉ में हमें क्या बताया है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. मीन्स हमने लाइन जोड़ी है. कहां से कहां तक लाइन जोड़ी है हमने? प्लैनेट एंड द सन. मीन्स समझ लो, यहाँ पे हमारा सन है और ये हमारा प्लैनेट है. यहाँ से अगर ऐसी हम लाइन जोड़ते हैं, ओके, अगर हम लाइन जोड़ ले तो क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स. स्वीप्स का मतलब होता है कवर कर लेना. ओके, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वो समान एरिया कवर करता है समान टाइम में. ओके, इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करता है. अब देखो कैसे, समझ लो, आपको मैंने दो एरियाज यहाँ पर निकाल के दिए हैं. ओके, ऐसे दो एरिया हमने निकाल के दिए हैं. अब ये भी छोड़ दो, यही पे डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया बड़ा है. ये जो एरिया दिख रहा है, मीन्स मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? अगर समझ लो मुझे सी से डी तक जाना है, अब ये स्पेस तो बहुत ही कम है, इसलिए मुझे टाइम कम लगेगा. पर अगर मुझे ऐसा बोला गया कि आपको सेम टाइम में जाना है, मीन्स आपको पर्टिकुलर टाइम दिया है कि नहीं भाई, आपको यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में जाना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? अब जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप थोड़ी तेज गति से जाओगे, राइट? थोड़ा सा फास्ट जाओगे, क्योंकि टाइम 5 मिनट दिया है और 5 मिनट में मुझे उतना अंतर पूरा कवर करना है. ओके, सो मैं यहाँ से यहाँ अगर जाऊंगी तो थोड़ा फास्ट जाऊंगी. ओके, मीन्स मेरी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा, मेरा जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगा. और समझ लो, सी से डी तक मुझे आना है, यहाँ से यहाँ तक मुझे आना है. अब ये तो अंतर बहुत ही कम है. ओके, मीन टाइम 5 मिनट ही दिया है, तो अगर मैं फास्ट जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अंतर जो है वो कम है. तो मैं कैसे जाऊंगी? स्लो जाऊंगी. ओके, मतलब 5 मिनट दिया है, 5 मिनट में यहाँ पर जो अंतर है वो मैं फास्ट कवर करूंगी,
यहाँ पर जो अंतर है वो मैं स्लो कवर करूंगी। तो इसी प्रकार से प्लैनेट भी मूव होते हैं। अब प्लैनेट जब मूव हो रहे हैं, ओके, ऐसे लाइनिंग अगर हम ज्वाइन करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स इक्वल एरिया वो कवर करते हैं। मीन्स ये जो रेड कलर में मैंने आपको दिखाया है ये सब इक्वल एरिया है, ये भी एरिया सेम है, ये भी एरिया सेम है और ये भी एरिया उतना ही होता है। ओके, अब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। अब ये कैसे? अब प्लैनेट जब यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, समझ लो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर 1 महीना लगता है, ओके, और बाद में सी से डी तक आने के लिए भी उसको 1 ही महीना लगेगा और यहाँ से यहाँ आने के लिए भी उसको 1 ही महीना लगेगा। ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो वो थोड़ा फास्ट जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ आना है तो वो थोड़ा स्लो आएगा। ओके, मीन्स हमेशा याद रखना है हमें कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ऐसे अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट क्या करता है? स्वीप्स मीन्स कवर कर लेता है इक्वल एरिया, हर जगह आपको इक्वल एरिया, ऐसे अगर लाइन आप ज्वाइन करते हैं तो हर टाइम आपको इक्वल एरिया कवर करते हुए प्लैनेट दिखेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस इक्वल यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितना टाइम उसको लगेगा उतना ही टाइम उसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगेगा। ओके, और उतना ही टाइम उसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगेगा। ओके, मींस इक्वल एरिया कवर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, मींस इक्वल एरिया कवर किया जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर किया जाता है। अब द स्ट्रेट लाइन एएस, यहाँ पे मैंने दिखाया है एएस, ओके, उसके बाद में सीएस, सीएस, ओके, ऐसी जो लाइन है स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये रहेगा और उतना ही एरिया ए रहेगा। ओके, मीन्स इक्वल एरिया कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, मीन्स एरिया के बारे में हमें केपलर के सेकंड लॉ में बताया गया है। ओके, अब थर्ड वाला जो लॉ है केपलर्स थर्ड लॉ, इसे लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। अब ये लॉ हमें क्या बता रहा है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है प्लैनेट को एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, जैसे अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 365 दिन डेज हमें एक राउंड अर्थ को सूर्य को चक्कर लगाने के लिए लगभग 365 दिन लगते हैं। ओके, सो अर्थ अगर यहाँ पे है तो या कोई भी प्लैनेट है तो प्लैनेट को एक राउंड पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए सन के भीतर जो एक कंप्लीट राउंड हो रहा है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, तो हमें इसी के बारे में इधर बताया है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। समझ लो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स कैपिटल टी। ओके, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल टी। सो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका हमें क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। ओके, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या हमें लेना है? स्क्वायर लेना है। मींस ये प्लैनेट यहाँ से अगर रिवॉल्यूशन करना शुरू करता है तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। ओके, मीन्स प्लैनेट का जो यहाँ सन से लेके प्लैनेट तक जो ये डिस्टेंस है, ओके, इसे हम क्या कह रहे हैं? आर कह रहे हैं। तो इस डिस्टेंस के क्यूब का जो मीन है उतना रहता है ये टी स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे सिंपली अगर मैं कहूँ तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ओके, यही है केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। मीन्स जो टाइम यहाँ पे लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट टाइम, ओके, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उसका स्क्वायर, ओके, इज स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
proportional to the cube of mean distance of planet from the sun. ओके, प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के क्यूब इतना क्या होता है, क्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द मीन डिस्टेंस. ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ, मीन्स टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. बस इसी पर से आपको स्टेटमेंट मिल जाता है कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मींस टी स्क्वायर, ओके, around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है बोल रहे हैं कि आर क्यूब. ओके, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट. ओके, इट्स द थर्ड लॉ. देन हम अगर इसको सिंपली कहेंगे तो इट इज अ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा. ओके, सो इस प्रकार से हमने क्या, और एक बात कि यहाँ पर स्पीड ज्यादा रहेगा या यहाँ पर स्पीड ज्यादा रहेगा या यहाँ पर स्पीड ज्यादा रहेगा. ओके, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर ज्यादा रहेगी प्लैनेट की, ऐसे नीट में भी क्वेश्चन आया था. तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा रहेगी, तो जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा. ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जहां ज्यादा रहेगा, अब देखो जितना वो सन प्लैनेट के नजदीक रहेगा, ओके, उतना ही वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा. और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहा तो एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, और एक्सेलरेशन अगर ज्यादा रहा तो वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगी. मींस यहाँ पर अगर देखो तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और यहाँ अगर देखो तो वेलोसिटी कम रहेगी, क्योंकि ये जो है यहाँ प्लैनेट और सन का डिस्टेंस ज्यादा है. जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा, उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा रहेगी. तो इस प्रकार से हमने तीन लॉज देखे हैं. पहले लॉ में हमें क्या बताया है कि शेप ऑफ द ऑर्बिट, उस ऑर्बिट का शेप कैसा है जिस ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा है. ओके, उसके बाद में सन की पोजीशन हमें बताई है कि सन कहाँ प्रेजेंट रहता है. तो मैंने बताया कि इलिप्स को दो पॉइंट रहते हैं, दो फोकस रहते हैं, तो कोई भी एक फोकस पे सन प्रेजेंट रहेगा, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, और उसके भीतर कौन चक्कर मारेगा, प्लैनेट चक्कर मारेगा इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, मींस आपको शेप और सन की पोजीशन पहले लॉ में बताई है. दूसरे लॉ में हमें क्या बताया है, एरिया के बारे में बताया है कि इक्वल एरिया, ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट स्वीप्स कवर करता है इक्वल एरिया, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया कवर कर लेता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ओके, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है. और थर्ड वाला जो लॉ बताया है ये है लॉ ऑफ पीरियड्स. तो इसके अंदर हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. अब डायरेक्टली का मीनिंग क्या होता है, अब टी स्क्वायर का मीनिंग है, टी का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके, और ये क्या है, डिस्टेंस है. मींस ये अगर बढ़ गया तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो गया तो ये भी कम होगा. इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक बढ़ गया दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो गया दूसरा भी कम होगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और एक वर्ड आपको आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली का मीनिंग क्या होता है, एक बढ़ गया दूसरा कम हो गया, और समझ लो ये कम हो गया तो ये बढ़ गया, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड डायरेक्टली मींस ये अगर बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा. ओके, मींस टी स्क्वायर अगर बढ़ता है तो यहाँ पर आर क्यूब की वैल्यू भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी. तो ये स्टेटमेंट जो है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, ये है हमारा केपलर का थर्ड लॉ. ओके, मींस ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. ये हो गया हमारा थर्ड लॉ. तो इस प्रकार से हमने तीन लॉज देखे हैं. अब इसी का यूज करके न्यूटन ने अपना कुछ जो लॉज है उसको प्रूव किया है, वो किस प्रकार से प्रूव किया है वो हम आगे देखने वाले हैं. ओके, सो आई होप आपको ये तीनों भी लॉज समझ गए होंगे. और 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसके अंदर हमेशा ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चैप्टर में से जो क्वेश्चन निकाला जाता है वो आईएमपी क्वेश्चन करके ये केपलर लॉ का क्वेश्चन हमें आता है. समझ लो कोई यूनिट टेस्ट है या कोई और पेपर्स है और उसके अंदर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर दिया गया है तो उसमें केपलर लॉ बहुत सी बार हमें क्वेश्चन आ जाता है. तो आपको उसके अंदर ये तीनों लॉ बताने हैं, उसके स्टेटमेंट बताने हैं और आपको ये डायग्राम निकालनी है. ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देखे हैं, केपलर के लॉ देखे हैं. आई होप यू लाइक दिस
this video, then subscribe the video. Thank you.